बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन ब्लॉक एम नाजमाबाद का पेपर है ये। अब हम इसकी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पहली एमसीक्यू है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, पहले आ चुकी है। ट्रांसफार्मर 2 पेपर में पहले आ चुकी है। सेकंड है अमंग्स देम द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, दोनों का यूनिट भी वोल्ट है। थर्ड है 273 केल्विन करस्पॉन्ड्स टू दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। आपको पता है 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। वही वाला फार्मूला है जो पिछली 2 वीडियोस में बताया है, F इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। जब आप सेंटीग्रेड की जगह 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 9/5 0 हो जाएगा और प्लस 32 बाकी रह जाएगा। एवोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। एवो का मतलब ये ए एम्पियर से लिया गया है, एम मीटर के लिए लिया गया है, वोल्ट मीटर के लिए वी लिया गया है, ओ सही है ओहम से लिया गया है। तो ए का मतलब है एम्पियर, वी का मतलब वोल्ट, ओ का मतलब ओहम। तो ये करंट को मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है और ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो तीनों को मेजर करता है। चैप्टर 15 से आया था। 10 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 36 मेगा जूल के, क्योंकि आपको पता है 1 किलोवाट इक्वल होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल के, और 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल है 3.6 मेगा जूल के, यानी इसके ऑप्शन ए के। लेकिन इसने 1 किलोवाट आवर नहीं पूछा, 10 किलोवाट आवर पूछा है। तो आप इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मेगा जूल हो जाएगा, जो कि आंसर ये रहा। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल का काम क्या है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A coil having n turns and area A is rotated in the magnetic field B with angular velocity omega. Then the maximum EMF induced in it is, यह है NBA ओमेगा। इसको मैं नवाब भी कहता हूं। ये एसी जनरेटर से आया है और इसको मैंने यहां लिख भी दिया है कि EMF जो निकाली जाती है वो एसी जनरेटर का क्वेश्चन है, इक्वल होता है AN ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। और मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो फॉर मैक्सिमम EMF पुट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो ये पूरा 1 हो गया, तो ये मैक्सिमम हो गई। इसे से ना EMF नॉट से शो करते हैं AN ओमेगा बी के इक्वल। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आइए। 2 कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। अब आपको सीरीज का फार्मूला पता है, रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है। सही है, ये भी मैंने यहां सॉल्व कर दिया फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तकरीबन हर कॉलेज में आ रहा है इसी तरीके से। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो आंसर आ जाएगा 1/c, और इन दोनों को आप यहाँ पे 3 रख दें या 6 रख दें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हो जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड ये भी होता है जब, लेकिन ये उसी वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास क्या है कि ये दो कैपेसिटर्स की बात की गई है। तो 2 पे आप डायरेक्टली क्या कर देगा, C इक्वल है C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 ओवर C1 प्लस C2। ये इसी को सॉल्व करके किया गया एलसीएम लेकर। तो C1 कितना था 3, C2 कितना था 6, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ 6, 6 3 जा 18 और 3 प्लस 6 9। 18 को 9 से डिवाइड करा 2 आ गया। और आपको पता ही है कि रेसिप्रोकल का जब भी फार्मूला होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो जो नेट कैपेसिटेंस होगी
जो इन दो में सबसे छोटी कैपेसिटेंस है उससे भी कम आंसर आएगा। तो एक 3 की थी एक 6 की, तो आंसर 3 से कम आना था। तो फिर आप सर सॉल्व पर क्यों गए? उसकी वजह यह सॉल्व पर जाने की कि दो आंसर 3 से कम थे, एक 2 माइक्रोफेराड एक 1/2 माइक्रोफेराड, इस वजह से सॉल्व करना पड़ा। ये तो हो नहीं सकता था और ये बड़ा ही था, ये उसके इक्वल था 3 के। अच्छा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए पेयर प्रोडक्शन, ये काफी दफा तकरीबन 3-4 वीडियोस में मैंने इसको बता दिया है। पेयर प्रोडक्शन में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनिलिशन ऑफ मैटर में जो फोटोन इमिट होते हैं उसके हाफ एनर्जी के होते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे आप। When an AC generator is converted into DC generator, slip rings are replaced by split ring. AC जनरेटर को जब DC जनरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स को आप रिप्लेस कर देते हैं स्प्लिट रिंग से। ये सब रिड्यूस में कट गया लेकिन फिर भी कॉलेज के पेपर में लगा हुआ है। पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। आपको पता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वन डायमेंशन डिवाइस है और फॉरवर्ड बायस में इसकी रेजिस्टेंस नियर टू 0 होती है और रिवर्स बायस में इसकी रेजिस्टेंस नियर टू इंफिनिटी होती है। अब जब सही है ना, नियर टू इंफिनिटी होगी रेजिस्टेंस यानी बहुत ज्यादा, तो ये बिहेव करेगा लाइक एन इंसुलेटर। सही है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है एज एन इंसुलेटर, क्या, इन रिवर्स बायस में। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस, अगर पर मोल ऑफ ए गैस होगा तो 3/2 RT और अगर पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस होगा तो 3/2 kT। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि फार्मूला क्या है, पिछली वीडियो में बताया है, En इक्वल है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, और n की जगह जब आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा फर्स्ट ऑर्बिट का। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में n की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को आप 0.53 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला आंसर आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 AMU इज इक्वल टू, ये एमसीक्यूज कल के पेपर में आ सकती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। The diode which gives off visible light when it is energized is called LED. LED एब्रीविएशन ये लाइट इमिटिंग डायोड। तो कह रहा है द डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट, ऐसा डायोड जो सही है ना, क्या विजिबल है, व्हेन इट इज एनर्जाइज, जब उसे एनर्जाइज किया जाए तो इज कॉल्ड एलईडी। द एरिया, मैंने शायद इसका पेज नंबर भी लिख दिया है, पेज नंबर 207 पे मिल जाएगा, ये आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। 16 है, द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ कार्नो साइकिल रेप्रेजेंट, बार बार आ रहा है, वर्क डन। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, ये पहले भी आ चुका है। अमंग्स देम द मोस्ट एनर्जेटिक न्यूक्लियर रेडिएशन इज गैमा रेडिएशन। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो लिखी हुई इसमें पावरफुल रेडिएशन गैमा है। इसको मैंने मॉडल पेपर में भी इसकी सीरीज लिख दी थी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उस वीडियो से भी देख सकते हैं। 19 में बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आइसोथर्मल, ये भी हर वीडियो में आ रहा है, सही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि बॉयल्स में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोथर्मल में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 270। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 90 का ऑप्शन मौजूद था, वो ये रहा। और इसको देखने के लिए ये देख लें आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमसीक्यू नंबर 20 को देखें, E डॉट डेल्टा ए होता है, जब डॉट हटाते हैं तो कॉस लगता है, और जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। और कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, 90 से बड़े पर, 270 से छोटे पर। चाहें तो कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें, 91 डिग्री की जैसे ही कॉस लेंगे माइनस साइन देगा, और 270 से 1 डिग्री कम करें, 269 की जैसे ही कॉस लेंगे माइनस देगा। तो जहां कॉस की वैल्यू माइनस हो जाएगी वहां फाई भी माइनस हो जाएगा। तो ये कंडीशन पूरी लिख दी है। तो इस वक्त उसने इतना पूछा है 90 से ग्रेटर। अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ K इक्वल टू 2
is inserted between the plates of 20 microfarad capacitance, its capacitance will become. आपको पता है डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और ये एमसीक्यूज भी कल जरूर आएगी. अगर गॉसेस लॉ पेपर में आ गया तो कैपेसिटर्स पेपर में नहीं होगा, तो फिर उसके न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज के चांसेस ज्यादा हैं. इसलिए इसको सब्र शुक्र के साथ सुकून के साथ देखिएगा. सही है, मैंने इसका लिख दिया है फार्मूला यहां पर. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी. कैपेसिटर की कैपेसिटी तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट्स पर, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स और मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स. एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कम करने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसके साथ इनवर्स रिलेशन है. और अगर आप, सही है ना, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अगर आप मीडियम ले आएंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लाएंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है. अब इसने ये क्या करा है, मीडियम 2K है तो उसकी कैपेसिटी भी क्या बढ़ जाएगी, जितनी गिवन दी थी 2 माइक्रोफेराड, सही है ना, तो उसका 20 माइक्रोफेराड थी तो उसका डबल कर दें आप, तो 20 माइक्रोफेराड का डबल क्या होगा, 40 माइक्रोफेराड. जूल पर कूलम इज कॉल्ड, ये मैं लगाना भूल गया यहां पे टिक करना, लेकिन इसका आंसर है वोल्ट. वोल्ट कैसे, ये देखिए, जूल पर कूलम उसने यूनिट दिया, मैंने सादगी से लिख दिया, और फिर मैंने इनके यूनिट से क्वांटिटी बना ली. तो जूल किसका यूनिट है, वर्क का, और कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का. तो वर्क अपॉन कूलम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट. तो इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, तो मैंने यहां लिख दिया वोल्ट, यानी वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के. एमसीक्यू नंबर 22, इन बिटवीन चार्जेस ऑफ सिमिलर पोलैरिटी द फोर्सेस, अगर सेम चार्ज होंगे, सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगी. ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, ये वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है, लेकिन वोल्टेज कम और ज्यादा होने का मतलब है पावर भी कम ज्यादा हो सकती है. ये कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, नहीं है आंसर, लेकिन इसका दोनों बनता है. मेरे हिसाब से तो पावर भी बनता है और वोल्टेज भी, और जाहिर है वोल्टेज को प्रीफर करेंगे तो वोल्टेज टिक कर दिया. सही है, वजह उसकी क्या है कि पावर में खुद वोल्टेज आ जाता है, P बराबर होता है VI के, तो वोल्टेज खुद आ जाता है. इसलिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए था पावर का. 24, फोर्स ऑन ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जब आप, सही है ना, फोर्स ऑन ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर खाली रख दिया, ये भी शायद मिस्टेक हो गई है, अगर ये खाली रख दिया है तो आपको पता है रख दिया है तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो क्या होगा, बिल साइन थीटा. आपको पता है फोर्स जो है वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो इन्होंने लिखा है करंट कैरिंग कंडक्टर है तो बिल साइन थीटा. ठीक है, यही आंसर है. और ये तो डेरिवेशन लॉन्ग में लग भी गई है मॉडल पेपर के. अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग, एक गैल्वानोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बार बार आ रहा है, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं. एमसीक्यू नंबर 26, ये जरा नई आई है. अब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाते हैं. सही है, ये जरा रुक कर करिएगा. अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ये तो थ्योरी भी लगी हुई है मॉडल पेपर के शॉर्ट के अंदर. बॉमर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, ये मैंने पहले भी बताया है, LBP BP कर, तो B फॉर बॉमर है, सेकंड B जो है, सेकंड नंबर पे जो B है, और वो विजिबल लाइट इमिट करता है. आपको पता है अगर बॉमर के बजाय ये क्या हो जाता है लाइमन, तो अल्ट्रावायलेट, और अगर पॉस्चन ब्रैकेट P फंड तो IR रीजन हो जाता. पॉस्चन में IR और फिर पीछे फार IR. Lifetime of an ordinary excited state of an atom is usually of the order. आपको पता है ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या इलेक्ट्रॉन के रुकने का, 10 की पावर -8 सेकेंड.
और मेटा स्टेबल स्टेट में रुकने का टाइम क्या है, 10 की पावर -3 सेकेंड। ये दोनों पास पेपर में आ चुकी हैं। अगर वो मेटा स्टेबल स्टेट कहेगा तो 10 की पावर -3 सेकेंड, और अगर वो कहेगा सही है ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है तो 10 की पावर -8 सेकेंड। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डाटा लिखा गया है, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, उसमें यह मौजूद है। और यहां पे भी एक कंफ्यूजन है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो यहां पर ट्रांसवर्स वेव्स भी, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, सब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं, और लाइट जो है ट्रांसवर्स है, तो फिर मेरे हिसाब से डबलिंग है, सही ना। जिस तरह वोल्टेज और पावर में हुई तो बी और ये दोनों डबलिंग हुई है। आंसर होना चाहिए था बोथ बी एंड सी कर कर। When the electrons in the hydrogen atom falls into lowest energy level, अब हाइड्रोजन एटम का लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, फर्स्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर कर फर्स्ट में आ जाए तो आपको पता है इसे क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। तो इसने थोड़ा सा घुमाकर वन का नाम नहीं बोला और कहा कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो आपको पता है लाइमन सीरीज। द मास नंबर ऑफ ड्यूट्रियम इज, ड्यूट्रियम को सही है ना मास नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, या इसका चार्ज नंबर, तो मास नंबर 2 है, A2। द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये बार बार आई है MCQ। 34 है, अ हीलियम एटम विद बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इज कॉल्ड, अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उसका न्यूक्लियस बचेगा, और हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये MCQs भी पास पेपर में आ चुकी है। When the value of lambda is large, then the element decays slowly। ये नहीं है, इसको रुक कर समझ कर करेंगे, समझ में आई। कहता है कि अगर वैल्यू ऑफ लैम्डा बड़ी होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी, तो एलिमेंट जो डिके होगा, पहले ऑप्शन में कह रहा है वो एलिमेंट डिके स्लोली, यही आंसर है। और सेकंड में कह रहा है डॉटर न्यूक्लियाई आर हैवी और द एलिमेंट डिकेज रैपिडली, डॉटर न्यूक्लियाई आर लाइटर। ये थोड़ी नई MCQ है, आइए जरा देखते हैं। इसको मैंने यहां पर बयान करने की कोशिश करी है। 35 MCQ है। E इक्वल होता है H न्यू के, और न्यू होता है C ओवर लैम्डा के, सही है। और इक्वल को जब प्रोपोर्शनल से चेंज करा तो कांस्टेंट हटा दिए, तो लैम्डा और एनर्जी में क्या रिलेशन है, इनवर्स। और जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होती है एटम की उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। जब ज्यादा स्टेबल होगा तो सही है ना, रेडियो एक्टिविटी का रेट क्या होगा, कम होगा, डिके स्लोली होगा। और फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैं इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज कर दूं तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। MCQ है 37, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली, आपको पता है न्यूट्रल बहुत ही हल्की MCQ है। विल्सन क्लाउड चैम्बर एंड गीगर काउंटर आर, आपको पता है रेडिएशन डिटेक्टर है, थोड़ा नए अंदाज से पूछा गया है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन बाय यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप्स, जो है कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 612, 613, 614, और ये जो 614 का आइसोटोप्स है, सही है ना, ये कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है, आर्कियोलॉजी में यूज होता है, ये बताने के लिए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीब कितनी पुरानी है, सही है, वो कार्बन डेटिंग से मालूम की जाती है, ठीक है। और C14 इसका जो आइसोटोप्स है कार्बन का वो यूज किया जाता है। ये पास्ट पेपर में 10 इयर्स के अंदर 2 दफा तकरीबन आ चुकी है शायद। अब MCQ नंबर 40 है, द मास ऑफ 2 ग्राम अपॉन एनिलिशन विल रिलीज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, तो इसको E इक्वल टू MC² से कैलकुलेट कर देंगे, तो मैंने यहां पर इसको कैलकुलेट कर दिया, ये रहा E इक्वल टू MC², और मास कितना दिया 2 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, और C क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16 आ गया, और 9 2 जा 18 हो गया, और ये 10 की पावर 3 था 1000, ये 10 की पावर 16 था, तो काट दिया, 10 की पावर 13 बचा। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहां था, इसको लेफ्ट पे ले गए तो एक पावर और बढ़ गई, तो 10 की पावर 14 जूल, ये आंसर है 1.8 10 की पावर 14 जूल के इक्वल। तो आइए देखते
ऑप्शन में दिया 1.8 10 की पावर 14 जूल, ये लगा हुआ है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर है 41। अमंग्स द फॉलोइंग द फिजनेबल यूरेनियम आइसोटोप्स इज यूरेनियम 235। 42 एमसीक्यूज है। अ सब्सटेंस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 43.9 10 की पावर 13 हर्ट्ज। देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज, वर्क फंक्शन पाई नॉट होता है, वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट, और इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी है इतनी, तो इसको एच से प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालेंगे वो जूल में आएगा, और जब आप उसे 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएंगे तो 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। वो मैंने यहां पर कर दिया है। पाई नॉट इक्वल है एच न्यू नॉट, एच 6.63 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकंड, और न्यू नॉट उसने दिया था 43.9 10 की पावर 13 हर्ट्ज। मैंने इसका डेसिमल पॉइंट इधर किसका आया, तो 4.39 हो गया और एक पावर बढ़ गई, +14 हो गई, +14 और -34, माइनस का 20 हो गया, और 4.39 को 6.63 से मल्टीप्लाई कराया तो 29.10 आ गया। अब मैंने इसके डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पे करा तो एक पावर बढ़ गई, तो ये 2.91 10 की पावर -19 हो गया। ये माइनस लगाना मैं भूल गया हूं, तो 5। अब इसको कन्वर्ट करना था ईवी में, ये जूल में आंसर आया है, तो मैंने 2.91 10 की पावर -19 को डिवाइड कर दिया 1.6 10 की पावर -19 से, तो ये और ये कट गया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये 36 एमसीक्यूज में मैं भूल गया हूं, या शायद अभी देखते हैं 43 हो जाए। इसमें इन्होंने एक ज्यादा दी है, 43 दे दिए, तो वो मैंने कर दिया। द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज नोन एज एनिलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। सही है ना, ये एनिलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट है। जरा एक 36 एमसीक्यूज देख लूं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये मैं भूल गया था बताना, वो डिके कांस्टेंट लैम्डा के बराबर है। ठीक है, कैसे, वो यहां पर टी हाफ लाइफ का फार्मूला होता है इक्वल टू ln2 ओवर लैम्डा, ln2 0.693 होता है लैम्डा। अब इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करेंगे तो लैम्डा लगा देंगे, तो ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि ये जो साइंस मैंने पूरी बताई और यहां जो लिखी ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लेकिन बुक ने ऐसी हरकत कर दी है। आपको पता है कि पाक सरजमीन है तो ये तो होगा, इस वजह से, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन कभी इन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट नहीं आता, और ये लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट है, क्योंकि बुक ने लिख दिया है कि इसके और इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से मैंने ये लिखना पड़ा। और एक जालिम आदमी ने एमसीक्यूज भी लगा दी, तो मैंने वो समझ में आ गई बात, बयान कर दी इस वजह से। सही है, जबकि इसका रिजल्ट ये कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि जब आप ड्राइव करके यहां तक पहुंचते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसमें कैंसिल आउट हो चुके हैं। हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करती। इसके नीचे जो इंटरप्रेट करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन भाई एमसीक्यूज भी लग गई माशाल्लाह से, तो बताना था, अगर छोड़ के जाते तो कहते कि एक छोड़ दिया, कमेंट्स पे आंसर आने लगते। शुक्रिया, मैंने और मेरी टीम ने काफी बड़ी एफर्ट करी है इसमें, हमें काफी 9-10 घंटे हो गए इस पूरे काम को आज करने में। पीछे क्लासेस बहुत ज्यादा थी, टाइम नहीं बच पा रहा था, और बच्चों से कुछ वादा कर लिया था, तो मैंने ये 4 पेपर की जो है ना एमसीक्यूज अपलोड कर दी हैं। अब आप जो है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।